एवरीवन, वेलकम टू पाथाईएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथाईएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो है हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि है बायोलॉजी का सेक्शन। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेक्शन। इसमें बेसिकली हमको प्लांट बायोलॉजी और दूसरा जो है ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जहाँ पर डिस्कस करना है, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, तो इसको जो है ये टर्म जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ग्रीक वर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बायोस की जो मीनिंग होती है वो होती है लाइफ। बायोस मतलब लाइफ या फिर जीवन, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जीवन। और अगर हम बात करें लोगस की, तो लोगस का मीनिंग होता है बेसिकली, अगर हम बात करें लोगस, ठीक है, लोगस का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, इसी को हम क्या बोले? बायोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें बायोस का मीनिंग क्या होता है? लाइफ होता है, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो इसका मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, या फिर स्टडी ऑफ लाइफ ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी जो है बेसिकली कहलाता है। तो अगर हम बात करें कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग एंटिटी है, सजीव है, उसमें क्या होता है? एक जीवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं बैक्टीरिया, अदर सेल्स, जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंगी हैं, ये सब की बात करें तो इन सब में कॉमन क्या है? कोशिका। तो आज की वीडियो में हम जो है बेसिकली मेनली डिस्कस करने वाले हैं कोशिका के बारे में, सेल के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेल को डिस्कस करने से पहले कुछ जो है फैक्ट्स आपको याद रखने जरूरी हैं, जो सीधे तौर पर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, ये जो है अगर हम बात करें जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है अरस्तु या एरिस्टोटल जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहलाते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, इसको आपको याद रखना है। जूलॉजी का मतलब होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान बोलते हैं। किसका मतलब बता रहा हूं मैं? जूलॉजी का। और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अगर आपको जनक पूछा जाएगा या फिर आपको पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो आपको याद रखना है अरस्तु हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है बेसिकली जो है पौध विज्ञान या पादप विज्ञान भी इसको हम बोलते हैं, पादप विज्ञान या पौध विज्ञान। इसमें हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? प्लांट के बारे में। तो थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस जो है बेसिकली आपको याद रखना है, ये कहलाते हैं फादर ऑफ बॉटनी या पादप विज्ञान के जनक। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इसके बाद में फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन अगर पूछेगा तो चरक, चरक संहिता आपको याद होगा, ठीक है, ग्रंथ है जिसमें बेसिकली आयुर्वेद के बारे में, सॉरी, उसके जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में जो है बेसिकली बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। चरक, चरक संहिता जो है आपको याद रखना है, चरक की ही जो है रचित बुक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन अगर पूछा जाए, ठीक है, तो चरक आपको यहाँ पर याद रखना है। औषध विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? भारतीय औषध विज्ञान के जनक पूछा जाए तो चरक। और अगर आपको पूछा जाए खाली जो है अगर आपको पूछा जाए कि औषध विज्ञान के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स आपको याद रखना है। ये बेसिकली वेस्टर्न जो है फादर कहलाएंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक या अनुवांशिकी के पिता किसको बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बेसिकली बोला जाता है। इन्होंने जेनेटिक्स में सबसे पहली स्टडी की थी, तो इसको याद रखना है। और किस में स्टडी की थी? तो गार्डन पी पे स्टडी की थी, ठीक है, किस पे? गार्डन पी पे। ये भी कई बार पूछा जाता है किस में इन्होंने स्टडी की, जेनेटिक्स की स्टडी। गार्डन पी, जो मटर के दाने होते हैं, ठीक है, जो उद्यान के मटर होते हैं उनमें जो है बेसिकली इन्होंने स्टडी की थी, ये जो है आपको याद रखना है। नाउ फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, शल्य चिकित्सा का जो है फादर या जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सीधे तौर पर पेपर में आपको कई बार पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल। तो सेल जिसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं,
सेल क्या है? सेल की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जो है अगर हम बात करें किसी भी जीवन का मूलभूत जो है इकाई है, फंडामेंटल इकाई है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं हम, मतलब संरचनात्मक जो है इकाई भी हम बोलते हैं। तो दो प्रकार से हमने बोला, एक तो हम बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट, क्या बोल रहे हैं हम? फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं मूलभूत इकाई भी बोल सकते हैं, मूलभूत इकाई। और दूसरा हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल रहे हैं हम, मतलब संरचनात्मक जो है इकाई के तौर पर भी इसको हम देखते हैं। मतलब कोशिका जो है पूरे किसी भी शरीर का, चाहे वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, किसी भी जीव की हम बात कर रहे हैं, उन जीवों में जो कोशिका होती है वो उसके मूलभूत और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। इसको आपको याद रखना है। तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट कहलाती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहलाती है। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सेल? हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जो है बेसिकली अगर हम बात करें, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलने का मतलब यहां पर डेफिनेशन में देखिए स्ट्रक्चर वर्ड भी आया है और फंक्शनल वर्ड भी आया है, मतलब रचनात्मक और कार्यात्मक जो है इकाई मानी जाती है किसी भी जीव की। तो याद रखना है, कोशिका किसी भी जीव की रचनात्मक और कार्यात्मक, अर्थात उसके शरीर की रचना को बनाने के लिए सबसे छोटा रूप अगर पूछा जाए तो कोशिका है। और दूसरा चीज, जो कार्य होते हैं शरीर के वो किस पे डिपेंड करते हैं? शरीर के अंगों पे। बेसिकली द फंक्शन ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन डिपेंड्स ऑन द बेसिकली टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ टिश्यूज डिपेंड ऑन द सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि कोई एक शरीर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है लायन, तो इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके ऑर्गन पे, बॉडी के ऑर्गन पे, मतलब अंग पे। मतलब शरीर कैसे काम करेगा? जब आपके सारे अंग काम करेंगे। अंग किस पे निर्भर होते हैं? अंग जिससे वो बना है। तो अंग किससे बना है? ऑर्गन किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं टिश्यूज से। टिश्यूज मतलब ऊतक हम बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, ऊतक से बने होते हैं। अब ये टिश्यूज जो होते हैं ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सेल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और यही कोशिका क्या कहला रही है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तभी तो हमने बोला कि सेल्स जो है make up living things and carry out activities that keep a living or thing alive। मतलब किसी भी जीवन को जो है चलाने के लिए, ठीक है, फंक्शनिंग करने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल है, क्योंकि वो सारे उसके फंक्शन जो है क्या करती है? परफॉर्म करती है। अगर मैं बोलूं कि हार्ट जो है अपना काम कर रहा है, तो हार्ट कैसे काम कर रहा है? उसके अंदर, हार्ट के अंदर क्या है? टिश्यूज हैं, ठीक है, उसके मसल्स हैं, उसके सेल्स हैं, तभी तो वो क्या कर पा रहे हैं? काम कर पा रहे हैं। ये आपको याद रखना है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में। आपको ये पूछा जाता है इसमें कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ से जो है पूछा जाता है। तो पहले तो हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब जितने भी जो सजीव हैं वो किससे बने हुए हैं? एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने हुए हैं। और ये सारे सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ऐसा बोला गया है कि कोई भी जो कोशिका है उसका जो, अगर हम बात करें, उसका जो उद्भव हुआ है, जो वो उसकी उत्पत्ति हुई है, वो पहले से किसी मौजूद कोशिका से हुई है। उसका बार बार कोशिका विभाजन होकर जो है वो हुई है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है? तीसरा पॉइंट यही बोला गया है कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग इन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये किसी भी शरीर के, किसी भी बॉडी के जो है, किसी भी जीव के, हम बोल सकते हैं शरीर के मूलभूत इकाई है। किस प्रकार की मूलभूत इकाई है? संरचनात्मक और कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। इसको आपको याद रखना है। तो सेल थ्योरी क्या बताता है एक्चुअली में? It is a collection of ideas and conclusion from many different scientists over time that describe cells and how cells operate।
कोशिका सिद्धांत या कोशिका विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूरी तरह से जितने भी आज तक के साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो जो भी सेल के बारे में बताए हैं, उसके ऑपरेशंस के बारे में बताए हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? सेल थ्योरी कहलाता है। सबसे पहले जो है सेल थ्योरी किसने दिया था? अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो सेल थ्योरी दिया गया था वो स्लीडन और श्वान के द्वारा दिया गया था। अब आगे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको समझने से पहले थोड़ा सा सेल थ्योरी के टाइमलाइन को जानते हैं कि कब कब क्या क्या खोज हुई स्टार्टिंग का। ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सेल। कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक ने बताया। इसको आपको याद रखना है। लेकिन ये जो है रॉबर्ट हुक ने जो है बेसिकली डेड सेल के बारे में बताया, डेड सेल के बारे में पता लगाया, मतलब मृत कोशिका के बारे में पता लगाया था। वो किसके बारे में? लकड़ी का जो कॉर्क होता है ना, उससे जो है उन्होंने पता लगाया था। लेकिन 1674 में, ठीक है, ठीक 9 साल बाद मान लीजिए, एंटन वॉन लियोनहॉक, ठीक है, लियोनहॉक बोलते हैं इसको हम, ये जो है लिविंग सेल, सजीव कोशिका के बारे में इन्होंने बताया। तो आपको याद रखना है लियोनहॉक जो है वो बेसिकली बताते हैं सजीव सेल के बारे में 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक, जैसे आप मान लीजिए आप अपने हाथ में जो है एक हुक से आप क्या कर रहे हैं? कुछ निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा? सेल। तो ऐसे क्या आपको याद रखना है? हुक मतलब सेल, जो निकलेगा वो सेल है, कोशिका है। तो आपको ध्यान रखना है रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। रॉबर्ट ब्राउन ने उसके अंदर मौजूद केंद्रक न्यूक्लियस की जो है बेसिकली डिस्कवरी की। ये क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, तो बस अपना आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने सेल की और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की जो है यहाँ पर डिस्कवरी की। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है फेलिक्स ने बेसिकली क्या डिस्कस किया? फेलिक्स डुजार्डिन ने डिस्कवर किया फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, मतलब जो भी तरल पदार्थ है कोशिका के अंदर में, उसके बारे में किसने बताया? फेलिक्स बेसिकली डुजार्डिन ने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं कब बताया, ये उतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और लियोनहॉक के बारे में अच्छे से याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 1838 में, ठीक है, 1838 में स्लीडन को आपको याद रखना है, मैथ्यू स्लीडन ने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि प्लांट जो है वो कोशिका से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो है कोशिका विज्ञान या कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया अगर पूछा जाएगा, तो दो साइंटिस्ट का नाम एक साथ देता है, स्लीडन और स्वान, ठीक है। स्वान भी अभी आगे आएंगे, आपको याद रखना है स्लीडन और स्वान, ये दो नाम को आपको याद रखना है जब भी सेल थ्योरी के बारे में पूछा जाए पहले किसने दिया तो। इसके अलावा पुरकिंजे ने जो है बेसिकली जो फ्लूइड कंटेंट होता है ऑफ सेल उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म उसको नाम दिया। मतलब जिस फ्लूइड कंटेंट किसने डिस्कवर किया था? फेलिक्स ने। और उसका नाम किसने दिया प्रोटोप्लाज्म? पुरकिंजे ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ आगे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें थियोडर स्वान, जो मैंने आपको बताया, स्वान ने ये बताया कि एनिमल्स जो है वो कोशिका से बने होते हैं। तभी तो मैंने बोला, देखिए स्लीडन ने बताया पौधों के बारे में कि वो कोशिका से बने हुए हैं, स्वान ने बताया कि बेसिकली जो एनिमल जंतु है वो कोशिका से बने हुए हैं। इसीलिए एक साथ पूछा जाता है कि किसने कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिया, तो स्लीडन और स्वान ने दिया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कोशिका जो है फंडामेंटल या बेसिक मूलभूत इकाई है, बोला किसने? बोला कार्ल हेनरिच ने बोला, ठीक है, कार्ल हेनरिच ब्राउन ने बोला कि कोशिका जो है मूलभूत जो है बेसिकली इकाई है। ये आपको याद रखना है। रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया कि कोई भी कोशिका है वो पहले से मौजूद कोशिका से ही जो है बनकर आती है, उत्पत्ति उसकी वहीं से होती है। इसको किसने बोला था? वर्चो ने बोला था। ये भी आपको याद रखना है, कई पेपर में इसको पूछा गया है एसएससी वगैरह के, तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से मौजूद सेल से ही जो है आगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होकर आती है। इसको किसने बताया? रुडोल्फ वर्चो ने बताया। इसको आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करते हैं, जो जीव होते हैं उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया, मतलब क्या बोला गया? एक कोशिकीय जीव बोला गया पहला तो, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। क्यों एक कोशिकीय जीव? नाम से क्लियर है,
कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो केवल और केवल बना हुआ है, ओनली भी टर्म है यहाँ पर याद रखना है, ओनली वन सेल इज कॉल्ड ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जब कोई जीव केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है या एक ही कोशिका से बना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम्पल यूजेलिना या युगलीना भी बोलते हैं इसको हिंदी में, हम हिंदी में युगलीना बोलते हैं, ठीक है। पैरामीशियम, इसके बाद में ईस्ट, ठीक है, ये तीनों को याद रखना है। अमीबा ये बोल सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, एक कोशिकीय जीव के। नाउ आगे हम बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव मतलब सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ वन or more than one cell. The combination of one and more than one cell is known as multicellular organism. ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर उसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा शरीर, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अर्थात बहुकोशिकीय जीव हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल जितने भी जंतु हो गए, और फंगस जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक, ठीक है, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये फंगस वाले एग्जांपल को याद रखना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कई लोग यूनिसेलुलर मानते हैं लेकिन मोस्टली वो क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है किसकी कोशिकाएं दिख रही है आपको, लीफ सेल्स, ये पत्तियों की कोशिकाएं दिख रही है। अगर आप इनको जो है पत्तियों को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पत्तियों की कोशिका कुछ इस प्रकार से दिखेगी। और अगर हम बात करें मसल सेल्स, जो हमारी कोशिका होती है, हमारे मसल्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से जो है दिखते हैं, ठीक है। नाउ आगे हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल के बारे में, कोशिका के आकार के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोशिका के आकार के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट मिलेंगे। कोशिका का आकार जो है ये वेरी करता है, समझ गए आप, मतलब कोशिका अलग अलग जो है आकार में पाई जा सकती है। अगर हम बात करें जितनी भी कोशिका है लगभग मोस्टली वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। लेकिन कुछ मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब कुछ वृहद भी होते हैं। ज़्यादातर कोशिकाएं तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सूक्ष्म होती हैं, लेकिन कुछ जो है थोड़े से उससे बड़े भी होते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर्ड साइज ऑफ ए सेल इज माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किससे हम जो है बेसिकली कोशिका के आकार को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इस रेंज में पाया जाता है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, अगर आपको पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा, इसको हम PPLO भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। प्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा को ही हम PPLO भी बोलते हैं। ये 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। कितना? 0.1 माइक्रोमीटर, मतलब 0.1 × 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास को हम बोल सकते हैं। लार्जेस्ट बोले, सबसे बड़ी कोशिका, अगर नॉन कोशिका आपको पूछे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछे तो आपको ऑस्ट्रिच एग आपको याद रखना है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। मैंने आपको बताया था ना, कुछ बड़ी कोशिका भी होती है। तो ये जो एक ही कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच एग, को याद रखना है आपको। शुतुरमुर्ग का अंडा 18 सेंटीमीटर का होता है, बहुत बड़ा। आप आसानी से देख पाएंगे इसको। बाकी हमारे बॉडी की कोशिकाओं को आप देख पाते हैं क्या? नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको बेसिकली सूक्ष्मदर्शी का, माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये टोटल में है, चाहे प्लांट और एनिमल सब मिला के, ठीक है, सब मिला के हम बात कर रहे हैं।
बाकी अगर हम ह्यूमन में बात करेंगे तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है अगर ओवरऑल पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन नोन है तो माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, और सबसे बड़ी अगर पूछे तो ऑस्ट्रिच एग, इसको आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, मानव में कोशिका का आकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट सेल किसमें, ह्यूमंस में, मानव में अगर पूछा गया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका अगर कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये सबसे छोटी है, इसको आपको याद रखना है। साइज कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर, 5 × 10⁻⁶ मीटर हम बोल सकते हैं, सबसे छोटी। सबसे बड़ी अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी पूछा जाए तो आपको याद रखना ओव्यूम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु, ठीक है, या ओवा, या उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओव्यूम जो होता है तो ये मेल का होता है, शुक्राणु किस में होता है, ये मेल की बॉडी में पाया जाता है, ये जर्म कोशिकाएं हैं, ठीक है, जनन कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं। लार्जेस्ट अंडाणु ये फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ इसका साइज कितना होता है, 120 माइक्रोमीटर, तो आप देखिए 5 माइक्रोमीटर और ये 120 माइक्रोमीटर। नाउ देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो नर्व सेल्स मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका, सॉरी लंबी कोशिका होती है, ठीक है। बड़ी पूछे तो फिर क्या होगा, अंडाणु होगा, ओव्यूम होगा, लेकिन सबसे लंबी पूछे तो आपको याद रखना है 1 मीटर के बराबर जो है इनका जो है क्या होता है, लंबाई होती है, लेंथ होती है। तो हमारा अगला जो है वो टॉपिक है बेसिकली शेप ऑफ सेल्स। इसमें हमको बेसिकली यहाँ पर देखना है कि जो हमारी सेल्स होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट हम बोले तो आकृति की होती है। उसको अगर हम देखें तो ये अलग अलग वेरी कर सकती है, विभिन्नताएं होती हैं उसकी आकृति में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि वो डिपेंड किस पे करता है, तो अलग अलग शेप या अलग अलग उसकी जो आकृति है ये निर्भर करता है उसके फंक्शंस पे, उसके कार्य पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की कार्य कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि ह्यूमन की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स होता है, वह सर्कुलर इन नेचर होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्कुलर और बाइकॉन्केव, मतलब आपको कुछ इस प्रकार से वो देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको आरबीसी का देखने को मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है और अंदर की ओर जो है बेसिकली क्या है, घुसा हुआ है, उसको हम थोड़ा इस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप रेड ब्लड सेल्स, ये बेसिकली ह्यूमन कैपिलरीज के थ्रू पासेस होता है। तो यहाँ पर आपको जो है इसका शेप बाइकॉन्केव या द्विउत्तल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे तो वो ब्रांच्ड होता है, अर्थात वो शाखित होता है। कैसा होता है, वो शाखित होता है। तो एक प्रकार से हम बोल रहे हैं कि ये भी जो है एक डिफरेंट शेप का है। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो होता है बेसिकली वो लगातार अपना शेप चेंज करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को हम फाइटर सेल्स के नाम से भी जानते हैं बॉडी के। ये हमारे शरीर की लड़ाकू कोशिका या सैनिक कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, अर्थात जो भी बाहर से कोई अगर फॉरेन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है तो उसको वो नष्ट करने के लिए अपना जो है रूप क्या करती है, बदलती रहती है। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो मोस्टली अगर सेल्स की बात करें तो मोस्टली जो सेल्स होते हैं उनका शेप फिक्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शेप चेंज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, एक कोशिकीय जीव की बात कर ले, तो उनके शेप कुछ के बदलते हैं। जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, इनके शेप लगातार जो है बदलते रहते हैं, क्योंकि इनको एक ही सेल से डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसके बारे में जब पता लगाया गया तो शुरुआत में जो है माइक्रोस्कोप जो है उतना पावरफुल नहीं था, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। लेकिन जब बाद में खोज हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो इसके द्वारा जो है बहुत डिटेल में जो है इस कोशिका के अंदर जो है देखा गया, और उसके बाद कोशिका के अंदर जब देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर भी बहुत सारे जो है कोशिका के अंग है अर्थात सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा सेल के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसको हमने सेल ऑर्गेनल्स बोला। तो इसकी खोज कब हुई, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में डिटेल में कब पता चला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है खोज हुई। तो अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है 3 डायमेंशनल डायग्राम है।
एक कोशिका का अगर इसमें हम देखें तो आपको इस कोशिका के अंदर में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है। देयर आर डिफरेंट बेसिकली स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सेल। अब इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला, सेल ऑर्गेनल्स बोला। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं इसको हम, कोशिकांग। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स सेल्स के लिए ही क्या करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबके जो है स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। जैसे न्यूक्लियस की बात कर लें, न्यूक्लियस के अंदर में, केंद्रक के अंदर में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है और जिसके जरिए वो पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल टावर ऑफ सेल बोलते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतरप्रद्रवीय जालिका, जो कि बेसिकली क्या करता है, कुछ प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करने का काम करता है, उसको संश्लेषण करने का काम करता है। कोशिका द्रव्य जो है एक प्रकार का लिपिड है, लिक्विड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे के सारे जो है बेसिकली न्यूट्रिशन सेल्स के लिए मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, डीएनए जो है मटेरियल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे जो है यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, इन सब के स्पेसिफिक वर्क हैं। इनको हम वन बाय वन आगे जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, और एक बैक्टीरियल सेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके पार्ट्स देख लेते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस केंद्रक होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्गी काय होता है, वेसिकल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, खुरदुरी अंतरप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका, और न्यूक्लियोलस। तो इसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, तो वहाँ मैं आपको हिंदी में भी इसको बताऊंगा। बस ये लिस्ट है और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है इसका डायग्राम है। हालांकि प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से प्लांट सेल की बात करें, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में जाते हैं तो आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी। कहाँ पर, एनिमल सेल में। तो सेल वॉल जो होती है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। किसमें एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में ये जो है अनुपस्थित होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जब हम वैक्यूल्स, देखो सेल वॉल मतलब होता है कोशिका भित्ति, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति ये आपको याद रखना है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अगर एनिमल सेल में मौजूद नहीं है तो वैक्यूल्स की हम बात करते हैं, रिक्तिकाओं की। वैक्यूल्स मतलब क्या होता है, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं बेसिकली फूड स्टोर करने के काम आती है, और ये जो होती है बहुत बड़ी होती है, किसमें, प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में बहुत छोटी होती है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल सेल में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, और साथ ही साथ आपका सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये दोनों के दोनों एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल जो है जनरली प्लांट सेल में पाया जाता है, एज वेल एज ये पाया जाता है किसमें, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। उसको हम आगे जो है देखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल में भी आपको जो है देखने को मिलता है क्या, सेल वॉल, कोशिका भित्ति यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा बाकी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये जो है यहाँ से हम इन ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं साथ साथ जो है बताते चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बेसिकली प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा इसको झिल्ली इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो इससे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे होता है। तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिकली। अगर हम बात करें तो मुख्यतः प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, तीन बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है
वो बेसिकली बना हुआ है किससे किससे, आपका अगर हम बात करें तो प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इनसे मिलकर ये जो है इसका लेयर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये एक प्रकार का डेलिकेट थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें 2 लेयर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की और साथ ही साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका काम क्या है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये कोई भी कोशिका है उसकी ये बाहर का आवरण है, इन्वेलप ऑफ क्या है, बेसिकली सेल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, कोशिका के बाहर का आवरण। अब इंपॉर्टेंट बात ये, जब ये कोशिका के बाहर का आवरण है तो सिंपल सी बात है, इसका एक फंक्शन तो क्या होगा, रक्षा करना, अंदर का जो भी सेल का मटेरियल है, कंपोनेंट है, उसका क्या देना, प्रोटेक्शन देना। दूसरी चीज, सेल का शेप और साइज को मेंटेन करना, किसके, सेल के। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर्टेन सेलेक्टिव चीजों को जो है ये क्या करता है, ट्रांसफर करने देता है, बाकी सबको नहीं। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, ये कोशिका है और ये कोशिका जो है दूसरी कोशिका के पास में होगी, तो इन दोनों कोशिका के बीच में मान लो कोई ट्रांसफर होना है या फिर दूसरे टिश्यूज और इस सेल के बीच में कुछ चीज ट्रांसफर होना है, तो इनके बीच में एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये जो लेयर है, इस लेयर को आपको याद रखना है, ये सेमी परमेबल है, अर्ध पारगम्य है, जिसे बेसिकली आप मान लीजिए जैसे फिल्टर होता है, फिल्टर क्या करता है, कुछ चीज़ों को जाने देता है, कुछ चीज़ों को जाने नहीं देता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या करेगा, कुछ चीज़ों को क्रॉस होने देगा और कुछ चीज़ों को क्रॉस नहीं होने देगा, इसीलिए इसको अर्ध पारगम्य या सेमी परमेबल इसको बोला गया है, ठीक है। इसको आपको जो है यहाँ पर याद रखना है।